अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं और बड़ी धमाकेदार हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज एक तो जनाब हुई है जो फॉर्म 45 और 47 के रौले के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत जो कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने की है, उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक इजलास हुआ बड़ा अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी खबर आपको देंगे। इस इजलास के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ एक मुहिम जो सोशल मीडिया पर चल रही है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की है। इस समाअत में 7 रुकनी बेंच बैठा और बहुत जानदार किस्म के उनके रिमार्क्स सामने आए और इस केस की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अरशद शरीफ केस का फैसला आज आया है कीनिया की हाई कोर्ट से। उनकी जो अहलिया है जवेरिया सिद्दीक साहिबा, उन्होंने आज इसको शेयर किया है और बहुत ही इमोशनल भी थी वो इस मौके पे और बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी। क्यों इसको कामयाबी गर्दाना जा रहा है आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी अहम मुकदमात की समाअत हुई है जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के हवाले से ख़बर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और एक दो और केसेस हैं जिसके ऊपर। तो ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो आज अदालत से जुड़ी हुई हैं। जो कोर्ट में हुआ है उसका ब्रीफ सा आपको डिटेल शेयर करने के बाद इस के ऊपर अपना तज्ज़िया ज़रूर मैं शामिल करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ कल रात से ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन भी जारी थी। उनकी जाली डिग्री के ऊपर एक रेफरेंस भी फाइल हो चुका है और मुबैना जाली डिग्री के ऊपर, और उसके साथ साथ एक कैंपेन भी बाकायदा लॉन्च हो चुकी है और उनको बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बनाया जा रहा था। इस सारे प्रोसेस के बाद आज के रोज़ जब उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज की हैसियत से समाअत करना थी, तो बड़ा इम्पोर्टेंट था उनका किरदार, क्योंकि ये देखना था कि क्या वो किसी भी तरह दबाव का शिकार हुए हैं या फिर आज़ादाना काम करने में अभी तक हमें उसी तरह डिटर्मिन्ड नज़र आते हैं। तो आज जो उन्होंने दबंग किस्म की समाअत की, उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि उन्होंने इस पूरी मुहिम को और अपने ऊपर जो दबाव है उसको जूते की नोक पर रखा और उन्होंने बहुत सीधी सीधी बात की। जो तीनों आज उम्मीदवारान कामयाब करार दिए गए वहाँ पर पेश हुए, तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको इतनी मोहलतें भी दी गई हैं फिर भी आपने रिकॉर्ड जमा नहीं कराया, फिर भी आप फॉर्म 45 लेकर नहीं आए। जब उन्होंने मज़ीद मोहलत मांगी या इस बात पे एतराज़ किया कि इतनी जल्दबाजी में समाअत क्यों हो रही है, तो उन्होंने इस एतराज़ को रद्द किया और कहा कि क्या वो गैर कानूनी कर रहे हैं। उन्होंने फिर सारे जो कवानीन है इस हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के वो सामने रख दिए और पूछा कि क्या इसमें नहीं दर्ज है कि आपने 6 महीने के अंदर फैसला करना है। तो फिर आपको किस बात से लग रहा है कि मैं कोई बहुत गैर कानूनी काम कर रहा हूँ अगर मैं वक्त मुकर्ररा के ऊपर इस समाअत को कंक्लूड करना चाहता हूँ। इसी तरीके से जो तारिक साहब हैं, तारिक फजल चौधरी साहब, उनकी तरफ से वकील ने इसी तरह कोई हीले बहाने करने की कोशिश की, तो इस पर उन्होंने उनको भी डांट पिला दी क्योंकि उन्होंने अभी तक वकालतनामा भी जमा नहीं कराया और आज भी कोई उनकी तरफ से किसी बात का जवाब नहीं दिया जा रहा, रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा, बस भागने के ऊपर लगे हुए हैं। तारिक साहब ने, जो तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने खुद पर्सनली तारिक महमूद जहांगीरी साहब से रिक्वेस्ट की और कहा कि उन्हें मज़ीद वक्त दिया जाए। तारिक जहांगीरी साहब ने अब एक और मोहलत दे दी और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी इस मुकदमे की और इसको कंक्लूड किया जाएगा। तो अब खासा प्रॉब्लमेटिक हो गया ये सारा मामला। इस सारी सिचुएशन में इन तीनों उम्मीदवारान के पास 2 ही ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर बात भी काफ़ी हो रही है। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये लोग खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं। कहा यह जा रहा है कि अगर ये लोग खुद ही इस्तीफ़े दे के अपनी नशिस्तें खाली कर देंगे तो इस सूरत में ये है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। और एक तो ये कि ये केस आगे नहीं चलेगा और दूसरा इनको ये जो एक खौफ है कि अगर ये झूठे साबित हो गए तो इस सूरत में इनको जेल जाना पड़ेगा झूठे बयान हल्फी की वजह से। तो इस वजह से ये जेल जाने या आगे मुकदमा अपने ऊपर चलाने नाअहल होने के बजाय इस बात को तरजीह देंगे कि हम मुस्ताफ़ी हो जाते हैं ताकि दोबारा इलेक्शन हो। और दोबारा इलेक्शन में 3 हलकों में जीतना कोई इतना मुश्किल काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस में ये देख लिया है कि अब किस तरह से मैनेज करना है, वोट डालने ही ना दिए जाए लोगों को और उससे इसके अलावा ही काम हो जाए। तो ये इनके लिए ज़्यादा आसान रास्ता होगा कि ये मुस्ताफ़ी हो जाएं और भाग जाएं और ना ही ट्रिब्यूनल में जाना पड़े।
और दूसरा इनके पास जो रास्ता है बचने का वो ये है कि उससे पहले पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर से ट्राइब्यूनल चेंज कर दे, कोई और जज लगा दे, रिटायर्ड जज लगा दे और ये केस जस्टिस जहांगीरी साहब से ले लिए जाएं, तो इस सूरत में फिर इनकी खुलासी हो सकती है। तो ये दोनों में से कोई एक हरबा आजमाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि अब जो समात आगे रोज़ाना की बुनियाद पर होनी है फिर तो इनको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये बात तो अब तयशुदा है कि इन लोगों के पास वाक़तन कोई सबूत इस बात के लिए नहीं है कि ये लोग जीते हुए हैं। इन्हें पता है कि इनके फॉर्म 45 जाली हैं और अगर असली हैं भी तो उनमें तो ये हारे हुए हैं। तो इस वजह से ये लोग अब इस चीज़ को क्लियर करना ही नहीं चाहते। जो बंदा सच्चा होता है उसको इस बात से फ़र्क नहीं होता कि मुझे कल आप सुन लें या मुझे परसों सुन लें, वो तो कहेगा आज ही ये पढ़े हैं जी, मैं जीता हुआ, ये सारे फॉर्म 45 हैं और मसले का हल निकालें, ख़त्म करें कहानी। वो क्यों लटकाएगा? तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि इन लोगों के पास इस केस में वाकई कोई सॉलिड सबूत नहीं है। बहरहाल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के इन तमाम रिमार्क्स के साथ और जिस तरह से वो पूरा दबंग अंदाज में कंडक्ट कर रहे थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई, उसके ऊपर बहुत से लोग बड़ी हर्जा सराई भी कर रहे थे कि जनाब अच्छा अपनी डिग्री तो जाली है और ये जनाब इस तरीके से लोगों को पूछते फिर रहे हैं कि आपका फॉर्म 45 जाली है या नहीं जाली। और फिर इसी तरह से उनकी जाली डिग्री के ऊपर और उनके ऊपर बहुत सारे अजीबोगरीब इल्ज़ामात और इमरानदार जजेस और मुहिम यूँ चलाई जा रही थी मुख्तलिफ लीगी सहाफ़ियों, लीगी कारकुनों की जानिब से। उसके बाद आज एक अहम मीटिंग हुई जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्तलिफ जज साहिबान हैं उन्होंने शिरकत की और उसमें ये तय किया कि जो मुहिम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ बाकायदा एक चलाई जा रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं अदरवाइज़ भी, जिस तरह से रेफरेंसेस आ रहे हैं, जिस तरह से पूरी हाई कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, उसका डट कर मुकाबला किया जाएगा और वो तमाम जज साहिबान जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है उनके साथ खड़ा हुआ जाएगा। तो ये तय होने के बाद ये भी खबर आ रही है, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वहाँ पे वो बता रहे हैं कि पहले तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी इस सारी कार्रवाई से लाताल्लुकी थे, उन्हें उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं रखा गया था। लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है इंटरेस्टिंगली कि जो भी आप यानी देख लें कि कार्रवाई हो रही है उसमें अब आमिर फारूक साहब को भी उनका साथ देना पड़ रहा है। वो इस तरह कि फिर जो एक अहम समात हुई आज 7 रुकनी बेंच की तरफ से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम स्टार्ट की गई थी ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर। इस कार्रवाई में भी उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि जी अगर इस तरह की कोई चीज़ आई है कंप्लेंट सामने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए था कि इसके ऊपर रिस्पॉन्स करते। तो इसके ऊपर उन्होंने फिर बड़े गुस्से का इजहार किया कि आप क्या समझते हैं कि किसी जज के खिलाफ कोई भी बात सोशल मीडिया पर कर दी जाए और वो जज क्या खुद आके ट्वीट करेगा उसके जवाब में? ये किस तरह की आपने बात की है? और इस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब है उनकी तरफ से बड़े सख्त गुस्से का इजहार किया कि जी हाँ, ये यही चाहते हैं कि जैसे हम खुद बैठ के ट्विटर पर अपने इल्ज़ामात का दिफा करते फिरें। और फिर उसके बाद उन्होंने इस सारी कार्रवाई के अंदर ये कहा कि इससे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हुकूमत भी इन तमाम कार्रवाइयों के कहीं ना कहीं पीछे है या कम अज़ कम उनके साथ खड़ी है। वो क्यों खामोश है जो लोग भी इस तरह के मामलात कर रहे हैं हाई कोर्ट पर दबाव डालने के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों की भी इसमें क्लास ली और बहुत से ऐसे लोग जो कि जजेस के ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात भी आयद कर रहे थे और उनके ऊपर एक कैंपेन चला रहे थे, उनको भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए। तो इन दी एंड इस पूरी समात के बाद हुआ ये है कि FIA, DGFIA, PTA, पैमरा और फिर सहाफ़ियों में गरीदा फ़ारूकी साहिबा, हसन अयूब साहब और अम्मार सुलंगी, इन तीनों को भी शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और जो अगली समात है वो अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद रखी गई है। तो टाइम तो बीच में काफ़ी आ गया है, लेकिन ये मैसेज बेसिकली इन्हें दे दिया गया है कि भाई आप लोग अगर शुतरे बेमहार की तरह शुरू रहेंगे तो इस चीज़ को ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इस सारी कार्रवाई के ऊपर 2 तरह की आ रहा है। एक तो मैं देख रही थी बड़े सीनियर और बड़े काबिल एहतराम रिपोर्टर हैं हसनात मलिक साहब, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के बजाय इंसाफ को सिर्फ इंसाफ करने के ऊपर फोकस करना चाहिए और अदालतों का काम नहीं है कि वो लोगों को तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ इस बात पे करें कि किसी ने कोई ट्वीट क्यों की। एक तरह से देखा जाए तो उनकी बात में दम है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि इसी तरह काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ लिखा जाता है और भी कुछ आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ बहुत लिखा जाता है। इसी तरीके से जो हुकूमत के अगेंस्ट फ़ैसले देने वाले जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुहिम शुरू की जाती है। तो अगर ये एक सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इसमें तो फिर बहुत से लोग रगड़े जाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो दूसरा पहलू ये है कि
आपको ये भी देखना है कि अगर आप हुकूमत की ईमा पर ऐसे करें, एक तो ये चीज़ है ना कि सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ किसी के बारे में लिखा, उसके फैसले पर तनकीद की, तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि फ़ैसलों पे तो खैर वैसे भी तनकीद हो सकती है। लेकिन अगर इसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल है तो फिर इसका ताल्लुक एक बराह रास्त या बिलवास्ता दबाव से बन जाता है। देखिए, अगर सोशल मीडिया पे कोई भी सारिफ अगर किसी वजह से कोई भी बात लिख रहा है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी मुहिम के पीछे बाकायदा हुकूमत है तो फिर उसका एक मुख्तलिफ एंगल बन जाता है। तो इस लिहाज से ये कार्रवाई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ख़ुद हुकूमत ही इन सारे चीज़ों के पीछे हो, इस मुख्तलिफ़ किस्म की मुहिम के पीछे हो, तो फिर उस सूरत में हुकूमत को तो बहरहाल आपने एक मैसेज देना ही है कि जो जजेस हैं वो इस तरह से डरने वाले नहीं हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और आइन और क़ानून के मुताबिक कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। रावी साहब लगता है बज़ाहिर बेचैन ज़रूर होंगे इस नोटिस के बाद, अगरचे इन लोगों को पता है कि जो उनके पीछे हाथ हैं वो इन लोगों को बहुत आसानी से हाथ नहीं लगाने देते, गरीदा फ़ारूकी हों, अम्मार सुलंगी साहब हों। लेकिन बात वही आ जाती है कि देखते हैं कि अदालत कितना आगे बढ़ेगी। मेरा अंदाज़ा ये है कि आम तौर पर ऐसे मामलात में अदालतें एक मैसेज ज़रूर देती हैं, एक थोड़ा सा आपको वेकअप कॉल देती हैं, वार्निंग दे देती हैं, लेकिन उसके बाद फिर बहुत कोई सख्त फ़ैसला आमतौर पर इस तरह की चीज़ों पर नहीं आता। अब आ जाते हैं जी आगे। अब चलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जी बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से, और यहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो समाअत कर रहे थे, सरबराही कर रहे थे अपने बाकी जज साहिबान के साथ। इस मौके पे सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि जो लोग मिलिट्री की तहवील में हैं वो बहुत परेशानी में हैं और उनको बड़े बुरे हालात में रखा गया है, उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। तो इस पर जज साहब ने पूछा कि अगर उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती तो फिर आपको कैसे पता कि वो बहुत बुरे हालात में हैं। तो इस पर उन्होंने बताया कि जो लोग आखिरी मुलाकात में मिल के आए, बड़ी मुश्किलों से अदालत के ऑर्डर पर ही मुलाकात हो सकी थी, और उस मुलाकात में भी बताया ये जा रहा है कि उनको किस तरह से हथकड़ियों में जकड़ कर पीछे हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर एक मास्क डालकर उनको जो है वो मुलाकात के लिए लाया जाता है। तो ये बड़ा तकलीफ़ दे भी है और बहुत उनके बुरे हालात हैं। इस पर अदालत की तरफ से ज़ाहिर है अपनी इम्पॉर्टेंट रिजर्वेशंस का इजहार भी किया गया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि जो जिना हाउस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि जी जिना हाउस को जलाओ घिराव किया गया, ये वो तो ये जिना मोहम्मद अली जिना कितना अरसा इस जिना हाउस में रहे, तो हम ये भी पूछेंगे। बहरहाल अभी फ़िलहाल इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा जी कोट लखपत जेल में आज अहम समाअत थी। ये इसलिए अहम समाअत थी, वैसे तो 9 मई का ट्रायल चल रहा है और बार बार इन लोगों को जाना पड़ता है बेचारों को कोट लखपत जेल। यहाँ पे भी बड़ा अफसोसनाक मरहला ये है कि ना तो मीडिया की एक्सेस होती है और ना ही शफाफ ट्रायल हो रहा है, और फिर कहीं कहीं किसी दूसरे शहरों से और कोई कहीं है कहाँ कहाँ से लोगों को लाया जाता है ट्रायल के लिए, और फिर ये एक ओपन ट्रायल बहरहाल नहीं कहलाया जा सकता। तो आज भी जो समाअत थी इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लाया गया था, क्योंकि वो भी इसमें मुल्ज़िम नामज़द थे, और इसी तरह से सनम जावेद और आलिया हमज़ा को भी लाया गया था। और यहाँ से भी पीटीआई के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, वो भी आज शरीक थी यहाँ पर समाअत में। इसी तरह खदीजा शाह और बाकी जो इनके लोग हैं ये लोग भी आए हुए थे। आज की इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियों में लाया गया था, और ये बड़ा तकलीफ दे था क्योंकि वो एक साबिक वज़ीर ख़ारजा और ऐसा कोई बराह रास्त डायरेक्ट मुजरिम नामज़द नहीं है। तो बड़े अफसोस की बात है कि उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, और ये अब 9 मई के केसेस में बिला वजह उनको अंदर बंद रखा गया, जबकि साइफर केस में ऑलरेडी वो बरी हो चुके हैं। तो ये भी अफसोसनाक पहलू है। फिर जब ये इस तरह से जेल ट्रायल करते हैं, मीडिया को एक्सेस नहीं देते, तो उसमें होता ये है कि ये लोग जो बेचारे पेशियों पे आते हैं ये बात तक नहीं कर पाते मीडिया से। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, जिस तरह इमरान खान साहब को बिल्कुल मीडिया की नज़रों से दूर रखा हुआ है, इसी तरह कुरैशी साहब को भी बिल्कुल मीडिया की नज़रों से दूर रखा हुआ है और उनको कोई बातचीत नहीं करने दी जाती। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब की इस हालत के ऊपर काफ़ी परेशानी का इजहार किया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। अब आप देखिए कि वो खुद 1 साल से ज़ायद 12-13 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर हैं, खुद बीमार हुई हैं, खुद जो कुछ भी वो भुगत रही हैं, इसके बावजूद भी वो हक और सच की बात करते हैं और अपने साथियों के लिए जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ बोलने में वो ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं करती, खौफज़दा नहीं होती, बल्कि वही ये होते हैं लीडर के वो वही दबंग अंदाज में खड़े होकर अदालत में उनका मुकदमा भी लड़ती हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो वज़न है वो बड़ी हद तक कम हुआ है और ये बड़ी तशवीशनाक सी हालत थी उनकी, यानी इस लिहाज से कि वो कमज़ोर महसूस हो रहे थे। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने यहाँ पर बड़ा एहतजाज किया जज साहब के सामने और उनसे कहा कि इनकी हथकड़ियाँ फ़ौरी खोली जाएँ।
और फिर उन्होंने आज एक और बड़ी मज़ेदार बात की वहाँ पर कि मुझे सिर्फ 2 दिन की ज़मानत दे दें। तो जज साहब ने कहा कि 2 दिन की ज़मानत में आप क्या करेंगी? तो उन्होंने कहा मैं बस जल्द से जुलूस करके वापस आ जाऊँगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह का उनका जज्बा है कि पता है कि अंदर हैं और उनको सिर्फ ज़मानत भी चाहिए तो अपनी आज़ादी के लिए नहीं, अपनी फैमिली से मिलना है, ये नहीं, इसलिए कि मैं जल्द से जुलूस करके बाहर आ जाऊँ, मैं वो आवाज़ उठा सकूँ, जो वो मेरा काम था, जो मैं कर रही थी, जो मेरा मिशन था, मैं उसको आगे बढ़ा सकूँ। तो लुक एट दिस आयरन लेडी, मैं एवं नहीं इन्हें आयरन लेडी कहती, मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं खातून। और ये बाहर जो बैठी लीडरशिप है उनके लिए भी मैसेज है कि जो खौफजदा हैं, जल्द से जुलूस करने से परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनसे नहीं मिल रहा। आप देख लें कि जब जब लॉन्ग मार्च की कॉल आई, जैसे मर्जी हालात हों, वो बाहर निकली हैं और ख़ुद ड्राइव करते हुए, शीशा टूटा हुआ है गाड़ी का और जनाब जा रही हैं, घबराती भी नहीं है। तो ये इनका अज़्म है और यही अज़म हमें इनकी बाकी ख़वातीन में नज़र आता है। अब आलिया हमज़ा आज आई हैं, सनम जावेद आई हैं, ये भी कैदी वैन से जाते आते पुकारती रहती हैं कि बिहाइंड यू स्किपर, घबराना नहीं है, ब्लैकमेल नहीं होना इन लोगों से, जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे ख़वातीन आपके पीछे खड़ी हैं, आपके साथ हैं। तो ये वो एसेट्स हैं PTI के जो कि अब बने हैं, डिस्कवर हुए हैं और मेरा ख़्याल है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि इस पार्टी को अभी तक ज़िंदा रखे हुए हैं और इनको एक अभी तक भी हौसला मिला हुआ है कि ये लोग डटे हुए हैं इस पूरे रजीम के ख़िलाफ़, इस फस्तायत के ख़िलाफ़। अब जी आगे बढ़ते हैं। होना हमाना वैसे इसकी कार्रवाई में कुछ नहीं होता, वो तो मैं आपको क्या रिपोर्ट करूं, लेकिन जो वहाँ पे बातें हुई वो इंटरेस्टिंग थी। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि अरशद शरीफ साहब का जो फ़ैसला आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अरशद शरीफ साहब ने जिस तरह से शहादत हासिल की, कीनिया में उन्हें शहीद कर दिया गया था, बड़ा तकलीफ़ दे मरहला। और यहाँ हमारी अदालतों को तो इस पर कोई तशवीश नहीं है, समात तक फ़िक्स नहीं करते, पता नहीं खौफज़दा हैं या बेहिस हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन कह कह के लवाहिकीन थक गए हैं, बूढ़ी माँ की आंखें पथरा रही हैं देख के कि शायद उसके बेटे को इंसाफ मिल सके जो कि नाहक खून बहा। और ऐसे में उनकी अहलिया भी एक और आयरन लेडी हैं, एक और सिनफ़े आहन है, क्योंकि अकेली वो औरत तने तनहा दियार गैर में अपने शौहर के इंसाफ के लिए मुकदमा लड़ रही थी। और जवेरिया सिद्दीक ने बड़ी अज़्म और बहादुरी के साथ वहाँ पर ये केस फ़ाइल किया और ये जो कीनिया की हाई कोर्ट है, आज इस केस में अरशद शरीफ के हक़ में फ़ैसला आया है। हक़ में फ़ैसला इस तरह आया है कि वहाँ के जो पुलिस का मौक़िफ़ था कि जनाब अरशद का जो कत्ल है वो एक गलती है, कत्ल ख़ता है, यानी गलत फ़हमी में मारा गया। तो इस पूरे जो थ्योरी को, जो कि पता नहीं, मुझे तो लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत कीनिया की कोई एक अपनी तरफ से क्रिएटेड कोई कहानी थी, लेकिन बहरहाल ये कहानी हमारे सामने उस वक्त सुनाई गई थी कि जी गलती से, गलत फहमी में ये कत्ल हो गया। उस वक्त ही सबको पता था कि ये इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी और ये कोई ऐसी गलत फहमी नहीं थी। और आज ये बात कीनिया के हाई कोर्ट में भी साबित हो गई है और यहाँ पर उनकी जो खातून जज हैं स्टेला कोटोमो, उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया है, कोमोटो ने। और उनका ये कहना है कि जी ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया है। पुलिस का मौक़िफ़ उन्होंने रद्द किया है और इन्वेस्टिगेशंस का हुक्म दिया कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे और क्यों इनको कत्ल किया गया, इस सारी बात की मज़ीद तहकीकात की जाएँ, क्योंकि ये कोई महज हादसा या इत्तफ़ाक़ी गलती के नतीजे में कत्ल नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस डांस के लिए कि जो ये लोग कहते हैं कि जनाब वहाँ पर तो उनका कत्ल ऐसे ही गलतफहमी में हो गया था, ये वो, तो ये उन सब के लिए उनके झूठ के मुँह के ऊपर एक तमाचा है। अब इस बात से यहाँ की जो अदालतें हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, कत्ल था, जिसके ताने बाने, जिसके मुहर्रिकात आपको यहीं पाकिस्तान में मिलेंगे। ज़ाहिर है कीनिया में किसी की अरशद शरीफ से क्या दुश्मनी होगी कि कोई उनको वहाँ पर मारे, तो इसके सारे जो मुहर्रिकात हैं वो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में वो गैर मामूली हालात में यहाँ से गए थे, तो इसलिए ये डॉट्स कनेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बड़े कोई सैर व तफरी के लिए वहाँ गए थे और वहाँ पे कत्ल हो गए तो इसलिए हम कहेंगे जी पाकिस्तान से ताने बाने नहीं मिलते। तो बिल्कुल सबको मालूम है वो किन के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे, किस तरह से उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, किस तरह से उनको यहाँ पर जाने से मजबूर किया गया दुबई और दुबई से फिर कीनिया जाने पर मजबूर किया गया, ये सब चीज़ें हैं। और जब भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, कहीं कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप कातिलों तक ना पहुंच सकें, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, जो कि अभी तक तो हमारी अदालतों में नहीं है। और ख़ास तौर पर जब तक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस अदलिया के सरबराह हैं,
मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये अरशद शरीफ का केस फ़िक्स करेंगे। अल्लाह करे कि इनसे हमारी जब जान छूट जाएगी तो फिर उसके बाद जो भी आगे चीफ जस्टिस आएँ वो इतनी हिम्मत रखें कि वो ये केस फ़िक्स कर सकें। बाकी जो अरशद की वालदा हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर दरख्वास्त दे चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था लेकिन दोबारा वो समाअत ही नहीं कभी हो सकी। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसको मज़ीद दबाव बढ़ाना चाहिए। इसमें इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त तो हामिद मीर साहब की दरख्वास्त पर हुई है, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है। तो बिल्कुल अरशद शरीफ के दोस्तों को, उनकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को बिल्कुल इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हर सूरत पूरी सख्ती के साथ इस बात का मुतालबा करना चाहिए कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिले। और अब तो इस बात पर और मोहर तस्दीक सख्त हो गई है कि उनको बाकायदा प्लान करके कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। जो उनकी अहलियाँ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी हैं हमारी, उनको बड़ा हम खराज तहसीन पेश करते हैं। यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल भी किया गया, वो ख़ुद भी कर्ब और एक गम में मुब्तला थी, उसके बावजूद भी उनको यहाँ पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कानूनी भी और माशरती भी। जिस तरह के घिनौने इल्ज़ामात भी उन पर लगाए गए, ताने भी उन्हें दिए गए और उनके लिए राह में बड़ी रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन इसके बावजूद वो डटी रही अपने शौहर के इंसाफ के हुसूल के लिए। और अब हम देख सकते हैं कि आज उनको इसमें पहली कामयाबी ज़रूर हासिल हो गई है। ख़बरें कुछ और भी हैं लेकिन अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।